हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास जो अगले 165 डेज़ हैं, अगला जो प्रीलिम्स आने वाला है 2024 के लिए, तो हम किन किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं और हमारी जो अप्रोच होगी ओवरऑल वो क्या रहेगी। तो यहाँ मैं अपनी इस वीडियो में सबसे पहले इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पॉइंट नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगा कि इस टाइम जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब होता क्या है कि एस्पायरेंट्स जो हैं वो तैयारी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि कई बार उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां रह जाती हैं और वो कमियां टाइम से अगर देखी नहीं जाती हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डीओपीटी उनको सर्विस एलोकेट नहीं कर रहा है आज की डेट में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि दिव्या तंवर मैम, जिनकी 2022 के सीएससी में 105 रैंक आई थी, लेकिन उनका ईडब्ल्यूएस का शायद सर्टिफिकेट जो था वो उस कट ऑफ डेट पे बन नहीं पाया था। तो फाइनली डीओपीटी ने उनको सर्विस एलोकेट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो उनके पक्ष में फ़ैसला नहीं दिया। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब 2023 का मेंस स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले यूपीएससी ने कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए थे। और सुप्रीम कोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ तो यूपीएससी ने एडमिट कार्ड तो जारी किए, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो मेंस का रिज़ल्ट आया है अभी कुछ दिन पहले, तो आप यहाँ देखो कि 28 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट को विदहेल्ड किया गया है। और इन 28 में वो मुझे लगता है वो सभी लोग शामिल हैं जिनका यूपीएससी से पहले मेंस से पहले एडमिट कार्ड जारी नहीं किया था यूपीएससी ने। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ ना आए। जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि आपको सर्विस एलोकेट नहीं की जा रही है या फिर आपकी किसी भी लेवल पे जा कर के यूपीएससी की तरफ से डीओपीटी की तरफ से बाद में कोई इशू आता है, तो फिर मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक चीज़ है जिस पे मुझे लगता है अभी काम किया जा सकता है। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर उनका रिन्यू आपको कराना है तो वो आप करा के रखिए। और ख़ास तौर पे मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे आजकल फंस रहा है। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं जिनमें आप क्लेम करेंगे, तो उसका विशेष ध्यान रखना है कि उनमें किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और धोखे से भी फर्जी तो होना ही नहीं चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। इनकम, एसेट सर्टिफिकेट और एनओसी, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वहाँ एनओसी की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें जो है एकदम होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि आगे हम जो हमारे 165 डेज़ हैं उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अभी जो कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं 2024 में, तो उनके साथ ये हो रहा होगा कि मेंस का सिलेबस कुछ का हिस्सा बचा होगा और वो लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें प्रीलिम्स स्पेसिफिक कब से होना है। तो मुझे लगता है दिसंबर जो है पूरा दिया जा सकता है और जो नया साल है 1 जनवरी 2024, वहाँ से पूरी तरीके से प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और अगर किसी भी कंडीशन में ना हो पाए तो 85 to 90% चीज़ें जो हैं अगर कवर अप हो जाती हैं, तो मुझे लगता है बाकी चीज़ें प्रीलिम्स के बाद भी तैयार की जा सकती हैं। और चीज़ों को थोड़ा इस सीक्वेंस में तैयार कीजिए कि जो मेजर चीज़ें हैं वो किसी भी हालत में छूटे ना। हल्का फुल्का अगर कोई चीज़ छूट जाती है सिलेबस के कोई टॉपिक, तो वो बाद में किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो लोग पहली बार अटैम्प्ट देंगे या फिर ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे जो कई बार अपीयर हुए हैं लेकिन
वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जो प्रीलिम्स हो रहा है वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। तो मुझे लगता है वो 1-1.5 महीने की तैयारी जो पहले की जाती थी, आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीसेट को भी ठीक ठाक टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एस्पायरेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से खुद को झोंक दें और दिसंबर का जो महीना है उसमें मेंस की जो भी चीज़ें बची हुई हैं पूरी तरीके से उनको तैयार कर लें, और जनवरी 2024 से पूरी तरीके से वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएं। ऐसा मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी जाके मेंस लिखने का मौका मिलेगा। नहीं तो मेंस रेडी होगा तो भी फिर अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं काम नहीं आएगी, और सारी मेहनत जो है ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बेकार सी हो गई, तो वो चीज़ ना हो। और ये होगा कि मुझे लगता है बीच बीच में थोड़ा बहुत ऑप्शनल को देख लें, मतलब जो भी आप शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करें तो फरवरी तक थोड़ा बहुत उनको बीच बीच में हल्का फुल्का देखते रहें, क्योंकि कई एस्पायरेंट्स होते हैं जो अभी पहली बार ही उन्होंने ऑप्शनल कवर किया होता है, तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है मिस हो रही हैं। तो ऐसी अगर कोई भी दिक्कत है तो हल्का फुल्का बीच बीच में देख सकते हैं। और एक कई एस्पायरेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि आंसर राइटिंग नहीं हो पाई है या फिर सिलेबस ही कवर उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है बहुत अभी चिंता की बात नहीं है। अगर उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, उनको ठीक से समझ में आ गई हैं चीज़ें, तो आंसर राइटिंग एक बड़ा इशू नहीं होगा। वो चीज़ें प्रीलिम्स के बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जा सकती हैं, लेकिन अगर फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो स्टैटिक पार्ट के वो आंसर्स थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि हाँ उनकी चीज़ें जो है कितनी तैयार हैं, कितनी उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। और कई बार ऐसा भी होगा जिन लोगों का बहुत अच्छे से सिलेबस तैयार हो गया है, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि मेंटली चीज़ों को सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन है और मैं इसको स्टार्ट इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ये पॉइंट्स 4 लिखूँगा और बाद में इनको इन तरीके से मैं कंक्लूड करूँगा। तो ये मेंटली आप फ्रेमवर्क बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब कई बार होता है आप सारे क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं, लेकिन आप समझ जाते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और आप मेंटली इस चीज़ को मतलब देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, और स्पीड वगैरह ये सब प्रीलिम्स के बाद हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस सिलेबस को जो है बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए और जनवरी से पूरी तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी में खुद को झोंक दीजिए। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक जब हम होंगे तो हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए प्रीलिम्स में मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 2 पेपर हैं जीएस और सीसेट के। तो जब हम जीएस की बात करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें हैं कि जो पेपर है उसमें स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स है, और जो चीज़ हमें तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है PYQs और टेस्ट सीरीज़। तो उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं चाहूँगा कि इस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, और जो नए एस्पायरेंट्स हैं मैं कम से कम उन्हें इतना गाइड कर पाऊँ कि उनके अटैम्प्ट्स ख़राब ना हो, उनकी एनर्जी ख़राब ना हो, और वो अपने शुरुआती अटैम्प्ट में ही बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो जैसा सभी ने मतलब देखा है कि 2023 का जो प्रीलिम्स था वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ था, और टफ़ वो अपने ऑप्शंस की वजह से था। मतलब ऑप्शंस ऐसे थे कि समझ में आना ये मुश्किल था कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जिन क्वेश्चंस के बारे में थी वहाँ हम एलिमिनेशन वाली जो चीज़ थी वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन का गेम जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो ये जो टफनेस आई थी जीएस में वो अपने ऑप्शंस की वजह से थी। इसलिए अब जो है प्रीलिम्स में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो पेपर का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी, और ये तैयारी होगी जब एक माइंडसेट डेवलप होगा। और जब मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा माइंडसेट से बेसिकली मतलब ये है कि
जो हमारी अप्रोच होगी वो MCQ सॉल्व करने की होनी चाहिए, और हमारा जो डिसिप्लिन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो एक्चुअल एग्ज़ाम की कंडीशन होती हैं और विशेष तौर पर जो उसकी टाइमिंग है, तो हम खुद को इतना डिसिप्लिन करेंगे कि जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे या PYQ सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे हम खुद को इस टाइमिंग में लेके आएंगे, और जो हमारी प्रैक्टिस है वो सभी चीज़ें जो हैं वो हम इस टाइम में लेके आएंगे, और इसका बेनिफिट जो है वो एक्चुअल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और आप लोग भी इसको फील करोगे। ख़ास तौर पे जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो अपने जो तैयारी है उसको इस तरीके से करें कि धीरे धीरे टेस्ट लगाने की टाइमिंग वो एक्चुअल एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है उस हिसाब से लेकर के आएँ। और एक विशेष चीज़ जिसका अभी ध्यान रखना है वो है कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें अभी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि बुखार या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, उसमें लंबा टाइम निकल गया, तो कहीं ना कहीं बाद में वो चीज़ जो है प्रेशर डालती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और मुझे लगता है जब ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक सफलता का निर्धारक बनता है कि आप सही टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस जो है वो आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो डायरेक्शन का जो खेल है वो जो है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से जुड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि अब सही टाइम है कि मैं रिसोर्सेज की बात करूं। अगर आप सीरियसली 2024 में अटैम्प्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने रिसोर्सेज फाइनल कर लिए होंगे और आप लंबे टाइम से उस पर काम कर रहे होंगे। तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स आपने चीज़ों को डिसाइड कर लिया होगा, तो अब आप अपना जो भी प्लान है उस पर बरकरार रहें, और जो आपका स्टैटिक है मतलब ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से तैयार रखें। और करंट अफेयर्स की मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो देखिए, करंट अफेयर्स तैयार करने के अपने अपने तरीके हैं, और जो एग्ज़ाम है उसमें आपका सिलेक्शन जो है वो स्टैटिक के दम पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स का रूल नहीं रहता है, लेकिन अगर आपका स्टैटिक पार्ट वीक है तो आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम से बाहर होंगे, ये तय है। तो करंट अफेयर्स में चीज़ें जो है वो ये रहती हैं कि कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फिर जो है मंथली मैगजीन्स को कवर करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक टाइम लेती हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग नोट्स भी तैयार करते हैं इनसे। कुछ लोग जो है वो नोट्स ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, नोट्स बनाना उनके लिए कठिन हो जाता है, और नोट्स बनाने के चक्कर में कुछ लोग होते हैं वो जो है दूसरी किताब लिख देते हैं। तो ऐसी चीज़ें बाद में रिवीजन करना उनका बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक सॉल्यूशन आमतौर पे मार्केट में ये आता है कि कुछ चीज़ आती हैं, जैसे PT365 विजन IAS का आता है, ऐसे ही इनसाइट्स IAS पे निकालते हैं। मतलब हर कोचिंग का ऐसा एक कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, लगभग वो मार्च के आसपास आता है। तो वहाँ से भी चीज़ों को कवर अप किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है ना बहुत ही मुझे लगता है ना शॉर्ट में दे रखी होती हैं चीज़ें। तो कई बार आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गूगल करना पड़ता है, उन चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आप ऐसे किसी रिसोर्स से कर सकें तो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब आप ऐसा ईयरली कंपाइलेशन जिसका भी आता है सब्जेक्ट वाइज, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। और अगर आप लगातार यहाँ से इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए। बस ये है कि कुछ भी ऐसा तैयार कर लीजिए कि जब आपको रिवीजन करना पड़े तो आपके पास कोई एक सॉलिड ऐसा खुद का बनाया हुआ कंपाइलेशन हो कि आप चीज़ों को बहुत कम टाइम में रिवाइज़ कर पाएँ। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, और मुझे लगता है उस टाइम फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन जो नोट्स के रूप में चीज़ें काम कर सकती हैं वो वही ईयरली कंपाइलेशन हो सकते हैं। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन ईयरली कंपाइलेशन का रट्टा ना मार करके आप लॉजिक्स पे काम करें, और उन करंट अफेयर्स की चीज़ों में भी आप ढूंढेंगे जो आपकी बेसिक्स और स्टैटिक पार्ट वाली चीज़ें हैं, आप उनको भूलें नहीं किसी भी कीमत पे। मतलब आप उनसे रिलेट करके ही पढ़िए। करंट का कोई मुद्दा है उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो है वो एकदम
हाइलाइटेड चीज़ों पे कम ही आते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो उसके बैकग्राउंड से जुड़ करके आती हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में जाएंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे तब। इसके बाद हम बात करेंगे, जो हमारा अगला पॉइंट है कि हम प्रीलिम्स 2024 में अप्रोच क्या ले करके चलें। तो देखिए, अगर आप पहले भी अपीयर हो चुके हैं तो अप्रोच में बहुत मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा एफ़र्ट बढ़ाना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ मान लीजिए, अगर आप लगातार जीएस में उलझ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका स्टैटिक पार्ट वाला जो है ना पोर्शन, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप ये गांठ मान लीजिए कि जब तक यहाँ आपको क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों में, तब तक आप लगातार वहाँ डाउट में रहेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप ऑप्शंस में उलझेंगे और वहाँ पे गलत ऑप्शंस को चूज़ कर लेंगे। तो जो आपके सिलेक्शन की गारंटी है ना, वो आएगी स्टैटिक पार्ट से। तो आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई का मेजर पार्ट जो है, जब आप एकदम प्रीलिम्स की चीज़ों को तैयार करेंगे तो स्टैटिक पार्ट को ध्यान में रखेंगे। और आपको माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि 2 घंटे पता नहीं लगते हैं कब निकल जाते हैं। तो वहाँ होता क्या है कि कई सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो 1 घंटे तक तो अच्छा काम करते हैं, और जैसे ही आखिरी के 15-20 मिनट बचते हैं वहाँ पे वो गलतियाँ करना चालू करते हैं। और गलतियाँ क्या करते हैं कि वो अननेसेसरी रिस्क लेना चालू करते हैं। रिस्क लेना होता है आपको कई सारे क्वेश्चंस में, लेकिन होता क्या है, यहाँ मैंने इस चीज़ पे बात की है कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन के बारे में कभी भी पूरे साल भर में पढ़ रखा है, तो आपका ब्रेन जो है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है। आपको इंट्यूशन आने लगती है कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, इसका ये आंसर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई लॉजिक, कोई फैक्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ अटैम्प्ट करने से आप बच सकते हैं। आप बचिए, है ना। क्योंकि अगर ये इंट्यूशन मान लो आपको 4-5 क्वेश्चन में हो रहा है तो प्रॉब्लम आमतौर पे नहीं हो सकती है, मतलब नहीं होती है। अगर यही चीज़ आपको जो है पता लग रहा है कि आपको हर क्वेश्चन में इंट्यूशन ही हो रहा है, 10-20 क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये लग रहा है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं आ रहा, कोई फैक्ट नहीं आ रहा, तो फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत कीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ आमतौर पे जो आखिरी के मिनट्स होते हैं ना, वहाँ जा कर के होती है, और वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मार्किंग की ओर ले करके जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज एक अलग गेम है, लेकिन जो एक्चुअल पेपर है वहाँ पे आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ बहुत शांत रह के पेपर को अटैम्प्ट करना है। इस चीज़ पे मैं आगे टाइम के साथ वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए ये है कि आप जब भी प्रीलिम्स मोड में आएंगे तो आप अपने स्टैटिक पार्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बेसिकली चीज़ यही है कि जो जीएस है उसमें भी आपका एप्टीट्यूड ही चेक हो रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन को पिक करते हो, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो। और ये अननेसेसरी रिस्क वाला पॉइंट जो है ये बहुत मैटर कर जाता है एंड में। और यूपीएससी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन रखता है। आमतौर पे कई लोग जो हैं वो तुक्का लगाते हैं, कुछ सही भी हो जाते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली अपने अटैम्प्ट को बचाना चाहते हो तो आपको ये गेम सीखना पड़ेगा कि आपको रिस्क किस तरीके के क्वेश्चंस में लेना है। और अगली मैं बात करूँगा वो है पीवाईक्यूज़। तो इस पे पीवाईक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ पे मैं एक प्रॉपर वीडियो लाना चाहता हूँ ताकि जो नए एस्पायरेंट्स हैं वो समझ पाएँ कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और हम इनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इन चीज़ों का किस तरीके से करेंगे। तो पीवाईक्यूज़ मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि लगभग 20 साल के पीवाईक्यूज़ हम तैयार करें, और अगर ना हो पाए तो कम से कम 10 साल के तो करने ही करने हैं। मतलब इससे कम पे मुझे लगता है चीज़ें बनेंगी नहीं। और मैं ये पीवाईक्यूज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे ना, मतलब सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका करेक्ट आंसर पढ़ लिया कि ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कहीं धोखे धड़ाके में एक आध क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ आ जाए, आप ठीक कर लो। लेकिन
चीज़ वो नहीं है। पीवाई क्यूज़ में आप देखोगे हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज और उनके ऑप्शंस, उनके करेक्ट इनकरेक्ट होने का एक खास पैटर्न है। पैटर्न मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली उनकी लैंग्वेज ही आपको पढ़ते हुए समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती हैं, यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। तो यही एक आर्ट है जो आपको पीवाईक्यूज़ से समझ में आएगी। और मैं जब माइंडसेट की पहले बात कर रहा था, तो माइंडसेट भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट होता है कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मैं साइंस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा तो साइंस के क्वेश्चन में क्वेश्चंस की सही होने की प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है। मतलब मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा तो मैं सही होऊंगा, और किस तरीके से खुद को मैं क्वेश्चन जो है वो गलत होने से बचाऊँ। तो ये चीज़ जो है वो आपको पीवाईक्यू से समझ में आएगी। तो मैं इस चीज़ पे एक अलग से वीडियो लाना चाहूँगा। और यही वो सेंस है जो आपके कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज़ की लैंग्वेज कैसी थी और कौन सा ऑप्शन उस टाइम पे ठीक माना था यूपीएससी ने। तो इस सेंस की बदौलत आप जो है कुछ एक क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, और यही पीवाईक्यूज़ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। और पांचवा पॉइंट है कि बहुत जो नए एस्पायरेंट्स हैं और कई बार जो लगातार अपीयर हो रहे हैं, प्रीलिम्स में उलझ रहे हैं, तो वो भरोसा बना के रखें खुद पे। नो डाउट टफ है, लेकिन आपने अगर पूरी ईमानदारी से काम किया है तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में आनी ही हैं। बस ईमानदारी बना के रखिए खुद के साथ। तो यही था इस वीडियो में, और अगली वीडियो मैं जो है अब फिल्म से स्पेसिफिक ही चीज़ों को लेकर के आऊँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ का बेस्ट यूज़ कैसे करेंगे, पीवाईक्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, इस पर भी मैं बात करूँगा। और मैं इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ वो अपने पिछले अटैम्प्ट्स में जो मैंने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ नए एस्पायरेंट्स ना करें। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा भी लग सकता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सबसे अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो मतलब मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, बस ये है कि मेरा जो अनुभव है इस तैयारी को लेकर के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और पहली वीडियो में ही मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मिसगाइड होने से बचाऊँगा। तो जो पूरी ईमानदारी के साथ सबसे बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं, मैं एस्पायरेंट्स को वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी उम्मीद बस यही है कि जो मार्केट में चीज़ें चलती हैं तो वहाँ से आप अननेसेसरी चीज़ों से बचें, अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे को बचाएं, और पूरी ईमानदारी के साथ खुद तैयारी करेंगे। और सही गाइडेंस में अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके फेवर में आएगा ही आएगा। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जिनमें डॉक्यूमेंट्स और ये सभी चीज़ों पे मैंने बात की है, और आगे भी मैं वीडियो अब टाइम से लाता रहूँगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।